इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है Hyundai का आईपीओ 25,000 करोड़ का। अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ था LIC का 23,000 करोड़ का। इस वीडियो में हम Hyundai आईपीओ की सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और इससे ये समझ में आएगा कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसमें हम सबसे पहले इसके एक्सपेक्टेड आईपीओ डेट को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके प्राइस बैंड को समझेंगे, फिर हम इसके कोटा को देखेंगे कि इसमें कितना कोटा किस कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, फिर हम इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे और फिर हम इसके जीएमपी के बारे में भी देखेंगे कि अभी इसका कितना जीएमपी चल रहा है और आप इससे क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड आईपीओ डेट की बात करें तो वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ सकता है। इशू साइज प्राइस बैंड की बात करें तो इसका इशू साइज अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ है और नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो अराउंड 14 करोड़ 21 लाख शेयर्स है। अगर इससे हम इसका प्राइस निकाले तो वो अराउंड आता है 1760 रुपीज़। बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका प्राइस 1200 हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 1500 हो सकता है। बट जो डिटेल हमारे पास अवेलेबल है उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका प्राइस अराउंड 1760 रुपीज़ आ रहा है। अब ये सस्ता है या महंगा है, इससे हम फाइनेंशियल्स जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल में समझेंगे। और ये जो टोटल आईपीओ है 25,000 करोड़ का, ये इंटायरली ऑफर फॉर सेल है, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं। बिकॉज इंटायर आईपीओ ऑफर फॉर सेल है तो प्री एंड पोस्ट इशू नंबर ऑफ शेयर विल बी सेम, दैट इज 81 करोड़ 25 लाख शेयर्स। शेयर कोटा की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ कोटाज होंगे, QIB, रिटेल इन्वेस्टर और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या HNIs। तो जो QIB का शेयर होगा वो अप्रोक्सीमेटली 50% होगा, वहीं रिटेल 35% होगा और HNI 15% होगा। अगर आप यहाँ देखें शेयर होल्डर कोटा तो यहाँ कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं होगा, बिकॉज शेयर होल्डर कोटा के लिए कोई एग्जिस्टिंग पेरेंट कंपनी होनी चाहिए, जो कि ये साउथ कोरियन कंपनी है। यहाँ पे इसका कोई भी कंपनी पेरेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है। इसकी जो कंपनी लिस्टेड है वो साउथ कोरिया में लिस्टेड है, तो इसकी कोई इंडिया में पेरेंट कंपनी नहीं है, इसलिए इस आईपीओ में कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है 25,000 करोड़ का और इसमें 35% रिटेल एलोकेशन है, मतलब अराउंड 8,750 करोड़ का रिटेल कोटा रहेगा। वहीं HNI कोटा 3,750 करोड़ का रहने वाला है। अगर 8,750 करोड़ का कोटा होता है और एक इन्वेस्टर को अराउंड 15,000 के करीब शेयर मिलते हैं तो उन्हें 8 शेयर के अराउंड मिलेंगे, तो देखा जाए तो इसमें 62 लाख लोगों को शेयर अलॉटमेंट हो सकता है। वहीं HNI कैटेगरी में 1,88,000 लोगों को अलॉटमेंट मिल सकता है। तो यहाँ अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और ये आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब होगा ये हम नहीं बोल पाएंगे। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो मैंने इसके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे लिया है, जो इन्होंने DRHP फाइल की थी। आप उसमें देख सकते हैं इसमें 21, 22, 23 का तो डेटा है, 24 का सिर्फ दिसंबर तक का डेटा है और अभी का डेटा नहीं है, मतलब अराउंड 1 ईयर का डेटा इसमें मिसिंग है। अब जो नया ये RHP फाइल करेंगे उसमें ये डेटा देंगी, बट जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे अगर हम देखें तो इसके रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इसके रेवेन्यू इंक्रीजिंग है 41,000, फिर 47,000, फिर 61,000। अभी ये 53,000 दिख रहे हैं, बट ये प्रोराटा बेसिस में इनका साल भर का रेवेन्यू ले तो वो 71,000 करोड़ आ रहे हैं। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ये 1800 से 2900 हुआ, फिर उसके बाद 4700 हुआ, अब 4300 दिख रहा है। प्रोराटा 1 ईयर का देखें तो ये 5800 आ रहे हैं। तो ये रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इस आईपीओ का जो प्राइस है वो सही है कि नहीं, इसे हमें जज करने के लिए इसके पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि कैसा है इसका प्राइस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक में भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं। तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू जो FY23 का है, दैट इज 6 लाख करोड़। वहीं अगर मारुति का देखा जाए तो वो 11 लाख करोड़ है। अगर हम पीयर की बात करें तो मारुति सुजुकी सबसे अच्छी पीयर है इसकी, बिकॉज अदर टाटा मोटर्स और महिंद्रा कॉमर्शियल सेगमेंट में भी ज्यादा ऑपरेट करती है। तो जो सबसे अच्छा कंपिटिटर इसका होता है वो मारुति सुजुकी है। वहीं अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दैट इज 57 रुपीज, वहीं मारुति का 271 है। ये 57 है, ये 271, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इसके अर्निंग्स को इसके प्राइस के थ्रू देखना पड़ेगा। तो इसका जो पी रेशियो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसके पी रेशियो देखें तो मारुति सुजुकी का 47 रुपीज है, यहाँ Hyundai का पी रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें और अगर इसका प्राइस 1760 रुपीज़ रहता है तो इसका पी रेशियो 30 होगा। वहीं अगर इसका प्राइस बैंड 1500 के अराउंड आता है तो इसका
पी रेशियो 25 होगा, वही 1200 के केस में 21 पी रेशियो होगा। अगर हम शेयर प्राइस 1760 रुपीज लेके चले तो पी रेशियो 30 होता है, वही मारुति सुजुकी का 47 है। बट अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू है Hyundai का दैट इज 6 लाख करोड़, वही मारुति सुजुकी का 11,75 करोड़ है। इसका मतलब है डबल रेवेन्यू है, मतलब हाफ रेवेन्यू कंपनी होने के बाद भी पी रेशियो 30 है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मारुति सुजुकी का करंट पी रेशियो देखेंगे तो वो अभी कम है, दैट इज 28, बट वो करंट फाइनेंशियल्स के बेसिस में है और ये फाइनेंशियल 23 के है। मतलब Hyundai का पी रेशियो भी अगर इंप्रूव होता है तब ये आईपीओ अट्रैक्टिव होगा। मतलब इनका पी रेशियो अगर 20 to 25 के बीच में रहता है, मतलब ये प्राइस बैंड जो रिलीज करेंगे वो कम रिलीज करेंगे या फिर इनका अर्निंग्स बढ़ जाए करंट ईयर में, तब ये ऑफर अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर इसके जीएमपी की बात करें, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो वो 26 सितंबर को 740-750 के अराउंड था, वहीं बाद में गिर के ये 550 के अराउंड हो गया। अब ये 340-350 के अराउंड है। अगर यही जीएमपी कंटिन्यू करता है तो आपको जो गेन होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर 1760 के बीच में अगर प्राइस बैंड रहता है तो 14-15% का गेन हो सकता है आपको। वहीं अगर 1500 का प्राइस बैंड रहता है तो 20-23% का प्रॉफिट हो सकता है। वहीं अगर 1200 का प्राइस बैंड रहता है तो 29-30% के अराउंड गेन हो सकता है। ये आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ है, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बहुत जरूरी है, तभी सभी लोग इंटरेस्ट लेंगे और इसे ओवर सब्सक्राइब करेंगे और ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा। अदरवाइज अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है तो वैल्यूएशन मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और इसका केस भी एलआईसी के जैसा ना हो जाए। फिर भी कंपनी जब आरएचपी फाइल करेगी तो फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें करंट फाइनेंशियल्स के बेसिस में जो अर्निंग है, जो प्राइस बैंड है, वेदर इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मैं पूरी डिटेल्स आपसे डिस्कस करूंगा।